दोस्तों, वेलकम टू जीके पॉसिबल। आज हम आज का जो प्रीलिम्स का यूपीएससी प्रीलिम्स का जीएस पेपर 1 को डिस्कशन करते हैं। ठीक है, पहले वो इकोनॉमिक पार्ट हम डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, पहले और ये जो मेरा एक ऑब्जर्वेशन जो है कि ये जो क्वेश्चंस है ऑलमोस्ट around 60 to 70% questions are current affairs based. Even in economics also, out of 15 questions you can find कि लगभग 12-13 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स रिलेटेड है जो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली रिलेटेड है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन को देखते हैं कि जो आरबीआई के ऊपर पूछा गया है। द गवर्नर ऑफ आरबीआई इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सर्टेन प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव द सेंट्रल गवर्नमेंट द राइट टू इशू डायरेक्शंस टू द आरबीआई इन पब्लिक इंटरेस्ट। द गवर्नर ऑफ द आरबीआई ड्रॉज हिज पावर फ्रॉम द आरबीआई एक्ट। देखो, एक आरबीआई एक इम्पोर्टेंट बॉडी है और लास्ट 1 ईयर में आरबीआई का जो एक्टिविटी बहुत बढ़ गया है। इवन ड्यूरिंग द कोविड टाइम्स, उसके बाद भी जो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए तो ऑलमोस्ट एवरी 2 महीने में आरबीआई का जो एमपीसी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो डिसाइड करता है उसको भी लेकर भी न्यूज़ में चर्चा में रहता है। तो इसीलिए आरबीआई बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें आपको एक ऑप्शन मालूम होगा अभी, तो आप इसको इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे ऑप्शन 2 कि कॉन्स्टिट्यूशन में आरबीआई रिलेटेड कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो हम उसको आप मतलब इफ़ यू नो द सेकेंड और 2 नंबर 2 ऑप्शन, देन यू कैन इजीली एलिमिनेट द अदर्स, क्योंकि नंबर 2 ऑप्शन जो है वो गलत है। तो उसको छोड़ के हम देखेंगे जिसमें 2 है उसको काट देते हैं। ए बी डी इज एलिमिनेट, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का जो आरबीआई वाला का ऑप्शन आंसर इज 1 and 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज रिलेटेड टू द कैजुअल वर्कर्स एम्प्लॉयड इन इंडिया। ये क्यों क्वेश्चन पूछा गया है? क्वेश्चन इसलिए पूछा गया है कि लास्ट ईयर जो माइग्रेंट क्राइसिस हुआ था उसमें जो कैजुअल वर्कर्स है वो ज़्यादा सफरर हुए थे। कैजुअल वर्कर्स बोलने से किसको मतलब वी कैन रेफर टू इज दो वर्कर्स जो डेली बेसिस में या पीरियडिकल बेसिस में आकर काम करते हैं, उनका कुछ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, कुछ दे आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड ऑल्सो। ठीक है, इनको सबको कैजुअल वर्कर्स ग्रुप में हम ले सकते हैं। अराउंड 10 करोड़ पीपल इन इंडिया आर वर्किंग लाइक दिस। ठीक है, हमारे ये जो कैजुअल वर्कर्स जो हैं, ठीक है, एक्चुअली देयर इज रूल कि उनको ये सब प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, ये सब मिलना चाहिए, ईपीएफ मिलना चाहिए, ईएसआई मिलना चाहिए, बट नथिंग इज फॉलोड। ठीक है, मैनी एम्प्लॉयर्स आर वायोलेटिंग दोज प्रिंसिपल्स। सो अभी हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या ऑप्शन हो सकता है। तो ऑप्शन 1 इज ऑल कैजुअल वर्कर्स आर एंटाइटल्ड फॉर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कवरेज। ट्रू है, ऑल कैजुअल वर्कर्स आर एंटाइटल्ड फॉर रेगुलर वर्किंग आवर्स एंड ओवर टाइम पेमेंट। ये मतलब जो एवरेज टाइम 8 आवर्स या 9 आवर्स है उसको बियॉन्ड आप काम नहीं करा सकते, 16 घंटा 17 घंटा नहीं करा सकते। ये सबके लिए एप्लीकेबल है। द गवर्नमेंट कैन बाई ए नोटिफिकेशन स्पेसिफाई दैट एन एस्टैब्लिशमेंट और इंडस्ट्री शैल पे वेजेस ओनली थ्रू इट्स बैंक अकाउंट। अभी तो बहुत जगह में ऐसा हो गया है कि कैश पेमेंट नहीं करके बैंक अकाउंट में पेमेंट करने के लिए, सो दैट जो एक्चुअल बेनिफिशियरी है, जो वर्कर है, उसको पैसा मिलेगा। ठीक है, तो ये सभी चीज़ तो इसमें 1 2 3 ऑल द ऑप्शंस आर ट्रू। सो हमारा राइट आंसर विल बी डी। ठीक है, इसके लिए आंसर विल बी डी। नाउ विल गो टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज अगेन रिलेटेड टू ए करंट अफेयर्स। ठीक है, जो अभी न्यूज़ में था कि हमको पता है कि बहुत दिनों के बाद फर्स्ट टाइम इंडिया इज इन ए technical recession. What do you mean by recession? Recession is a situation when the GDP contracts in 2 consecutive quarters, उसको हम रिसेशन बोलते हैं। ठीक है, स्लो डाउन, रिसेशन, डिप्रेशन, ये सभी क्या है ना, डिफरेंट जो इकोनॉमिक हमारा जो इकोनॉमी का जो साइकिल में डिफरेंट फेजेस है। ठीक है, तो बेसिकली हम लास्ट ईयर इंडिया ने रिसेशन में था, इसीलिए इसको एक क्वेश्चन पूछा गया है। लास्ट Q1 एंड Q2 दोनों में कॉन्ट्रैक्शन हुआ था हमारा जीडीपी का, तो इसीलिए रिसेशन में इंडिया था। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि रिसेशन से निकलने के लिए यूजुअली गवर्नमेंट क्या करते हैं। कट इन टैक्स रेट्स अकम्पनीड बाई इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट। देखो, इंटरेस्ट रेट बोलने से रेपो रेट को समझाता है। इंटरेस्ट रेट तो कभी नहीं बढ़ाएगा जब रिसेशन रहता है, यूजुअली नहीं बढ़ाता है, क्योंकि कम इंटरेस्ट में जैसे लोगों को लोन मिलना चाहिए, लिक्विडिटी बढ़ाना चाहिए। रिसेशन में क्या गवर्नमेंट ट्राई करता है कि लोगों के हाथ में पैसा आए, आइदर बाय टैक्स कट्स और बाय इंक्रीजिंग द स्पेंडिंग। ठीक है,
तो सेकंड ऑप्शन इज इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट्स, ये सही ऑप्शन है। थर्ड देख लेते हैं, इंक्रीज इन टैक्स रेट्स अकम्पनीड बाय रिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट। इंक्रीज इन टैक्स रेट तो नहीं होता है, इफ ओनली कॉट इन टैक्स रेट होता तो वी कुड हैव कंसिडर्ड दैट थिंग, बट जो पहला ऑप्शन में जो कॉट इन टैक्स रेट्स है उसके साथ जोड़ दिया है कि इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट। और रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट्स नहीं है। गवर्नमेंट रिसेशन के टाइम में क्या करता है कि एक्सपेंडिचर बढ़ाता है, जैसे कि लोगों को काम मिले, मनी फ्लो इकोनॉमी में बढ़े, ये सभी के लिए। ठीक है, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 3 को चलते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, अदर थिंग्स रिमेनिंग अनचेंज्ड मार्केट डिमांड फॉर ए गुड माइट इंक्रीज। कौन सा सिचुएशन होने से एक गुड का व सामान का डिमांड मार्केट में बढ़ सकता है। पहला ऑप्शन जो दिया गया, प्राइस ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट इंक्रीजेस। लेट्स से देयर आर फॉर ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट देयर आर 2 कंपनीज। ठीक है, एक कंपनी का प्राइस बढ़ गया है तो लोगों ने ऑटोमेटिकली सेकंड कंपनी को जाएंगे, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। प्राइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इंक्रीजेस, जो उसके साथ मिलता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपको एनी 2 प्रोडक्ट्स जो कंबाइनली सेल होता है, एक का प्राइस बढ़ जाएगा तो दूसरा को क्यों लोग लेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल टीवी एंड सेट टॉप बॉक्स। ठीक है, सेट टॉप बॉक्स का प्राइस बढ़ जाएगा तो टीवी को लोग ज़्यादा क्यों खरीदेंगे, तो दैट ऑप्शन डज नॉट सीम टू बी करेक्ट। ओके, थर्ड ऑप्शन इज द गुड इज एन इन्फीरियर गुड एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस। जब गुड का क्वालिटी नहीं होगा, इन्फीरियर होगा, तो लोग क्यों खरीदेंगे। एंड फोर्थ ऑप्शन इट्स प्राइस फॉल्स, तो रेट जब कम होता है, थोड़ा कम हो जाता है, जैसे सेल लगता है, डिस्काउंट में आते हैं, तो लोग ज़्यादा उसको खरीदते हैं और उसका डिमांड बढ़ जाता है। तो आई फील कि ऑप्शन 1 एंड 4 आर करेक्ट, सो द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ए। ओके, देन कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज विथ रेस्पेक्ट टू अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देखो ये क्यों क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि लास्ट ईयर जो हुआ है ना कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को आरबीआई का जो सुपरविजन में लाया गया है, क्योंकि जो पीएमसी बैंक, पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक जो था, उसमें जो बहुत क्राइसिस, बहुत डिफरेंट इशूज हुआ था फॉर डिफरेंट रीजन्स, सब मालूम होगा। उसके लिए ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि वो एक मेजर न्यूज़ था, बहुत दिन तक भी वो न्यूज़ में रहा है। ठीक है, डिस्कशन में रहा है। तो फर्स्ट इसमें, हाँ इसमें मैं एक बोलूँगा कि इसमें आपको जानना चाहिए, एक ऑप्शन आप जानेंगे तो ये यूपीएससी का क्या है ना क्वेश्चंस, यू कैन इजीली एलिमिनेट द रॉन्ग ऑप्शंस। जैसे ऑप्शन 1, दे आर सुपरवाइज्ड एंड रेगुलेटेड बाय लोकल बोर्ड सेट अप बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स। बट लास्ट ईयर क्या हुआ है ना, आरबीआई ने क्या किया है कि आरबीआई का सुपरविजन एंड रेगुलेशन को सभी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को ला गया है, इसीलिए ऑप्शन 1 इज रॉन्ग। तो हम देखेंगे ऑप्शन 1 जिसमें है वो ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे, तो क्या होगा। अभी ये तो रॉन्ग हुआ, बी सी भी रॉन्ग, डी भी रॉन्ग, देन ओनली करेक्ट ऑप्शन वेयर 1 इज नॉट प्रेजेंट इज ऑप्शन बी, सो आंसर इज बी। ओके, देन कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6, इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन भी क्यों पूछा गया है, क्योंकि ये इस साल का न्यूज है, 2021 का अराउंड मार्च में हमारा जो गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड, गवर्नमेंट का जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होता है, बॉन्ड्स होता है, उसका यील्ड और इंटरेस्ट ऑन दैट वो इंक्रीज हुआ था। ठीक है, इसीलिए वो टाइम में वो न्यूज़ में था, इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया है। और इसमें यूजुअली क्या होता है ना, ये डिफरेंट एक्टिविटीज़ से फैक्टर्स से ये इन्फ्लुएंस होता है बॉन्ड यील्ड। ठीक है, जैसे कि कोई ग्लोबल एक्टिविटीज़ या इंसिडेंट्स, इवन आरबीआई का कुछ एक्टिविटीज़, इन्फ्लेशन, ये सभी। तो हम देखेंगे तो इसमें तीनों ऑप्शन है, तो इसीलिए 1, 2, 3 ऑल आर करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन 6। तो राइट ऑप्शन विल बी आंसर डी। ओके, देन विल गो टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज रिलेटेड टू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में क्या क्या इंक्लूड किया जा सकता है। ठीक है, तो बेसिकली हम अभी क्या है ना, बहुत फॉरेन मनीज भी इंडिया को आ रहा है, तो बहुत इन्वेस्टमेंट इंडिया में हो रहा है। तो बेसिकली ये न्यूज़ में है, तो इट इज़ अंडरस्टूड कि वी शुड नो कि पर्टिकुलरली कौन सा न्यूज़ को इसको हम लिंक नहीं कर सकते, बट ये ऑलमोस्ट ऑन एवरीडे बेसिस एफडीआई, एफआईआई, ऑल दिस थिंग्स आर इन न्यूज। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि इसमें क्या क्या आ सकता है, तो इसको भी हम एलिमिनेशन थ्रू में कर सकते हैं। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं कि बेसिक डिफरेंस क्या है। जैसे फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स,
इससे कन्वर्टेबल बॉन्ड्स क्या होता है कि कुछ कंपनीज फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स का मीनिंग है कुछ कंपनीज क्या है ना वो लोग जाकर फॉरेन मार्केट से फॉरेन करेंसी उठा सकते हैं। फॉर एग्जांपल यू विल से लेट्स से टीसीएस वो जाकर यूएस में वो कुछ बॉन्ड्स इशू करेगा और उसको क्या ना फॉरेन करेंसी में डॉलर में वहाँ से पैसा लाएगा, ठीक है। और कन्वर्टेबल मीन्स और TCS has to pay some interest on that. If it cannot pay, then if possible, it will convert those debts into or bonds into shares. That's why it is known as convertible bonds, foreign currency convertible bonds. Then another thing is global depository receipts. Global depository receipt is similar kind of thing. Again, it is in global markets like American depository receipts. ये भी जो डोमेस्टिक कंपनी है वो वहाँ जाकर उनका शेयर मार्केट में थ्रू एनी नॉमिनेटेड बैंक देयर वो उनका शेयर को सेल करके वहाँ से भी पैसा उठाते हैं, ठीक है। बट हम देखेंगे तो ये जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में यूजुअली फॉरेन करेंसी 1 और 3 they will not come under 1 and 3, they will not come under FDI. Now we'll go to option 2 and 4. And basically if we look at the options, what are the options left? If I will eliminate 1 and 3, then 3 is here, 3 is here, 4 is here, 1 is here. So my answer will be C. Okay. Another thing ki you can ask why foreign institutional investment with certain conditions will come under FDI. We know कि FII beyond 10% in a company will be counted as FDI. It was changed around 2-3 years back, 3-4 years back. So answer here, the foreign currency convertible bond and global depository receipt will not come under the definition of FDI, and rest 2 will come under the definition of FDI. So for question number 7, the right answer will be option C, that is 2 and 4. Then coming to question number 8. Okay, the effect of devaluation of a currency is that it necessarily. So we want to or we need to find out what are the effects of डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी जो डिवैल्यूएशन हो जाता है, डिवैल्यूएशन मतलब उसका जो वैल्यू कम जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे रुपये का वैल्यू, तो एक तो इम्पैक्ट है कि हमारा जो प्रोडक्ट जो है उसका फॉरेन मार्केट में रेट कम हो जाता है, तो इसीलिए उसको ज़्यादा लोग बाय करते हैं फॉरेन कंट्रीज़ में और उसका कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाता है। दैट मीन्स इट बिकम्स चीपर इन फॉरेन मार्केट्स। ओके, तो इसीलिए क्या होता है ना, उसको ईजीली हमारा जो एक्सपोर्ट्स बढ़ जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। देन अनदर इज इम्प्रूव्स द ट्रेड बैलेंस. इट इज़ नॉट नेसेसरीली कि इट विल इम्प्रूव द ट्रेड बैलेंस, बट definitely it will reduce the trade deficit. So option 3 will not be true. Then increase the foreign value of domestic currency. No, it is a devaluation of our currency, domestic currency, so its value will not increase. So right answer will be option 1. So for question number 8, the right answer will be 1. Okay. Then coming to question number 9. Again it is black money is always in news. So question is कि गवर्नमेंट का जो मेन which one of the following effects of creation of black money in India has been the main cause of worry to the government of India. गवर्नमेंट के लिए मेन कॉज ऑफ worry क्या हुआ है ब्लैक मनी से? तो पहला पॉइंट जो है डाइवर्सन ऑफ रिसोर्सेज टू द परचेज ऑफ रियल इस्टेट एंड इन्वेस्टमेंट इन लग्जरी हाउसिंग. नॉट नेसेसरीली ये ट्रू होगा. इन्वेस्टमेंट इन और प्रोडक्टिव एक्टिविटीज एंड परचेज ऑफ प्रेशियस स्टोन्स, ज्वेलरी, गोल्ड, ये भी नहीं है. लार्ज डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड ग्रोथ ऑफ रीजनलिज्म, जो ग्रोथ ऑफ रीजनलिज्म लगा दिया है उसीलिए ये ऑप्शन नहीं होगा. आंसर ऑप्शन डी जो है लॉस ऑफ रेवेन्यू टू द स्टेट एक्सचेकर ड्यू टू टैक्स इवेजन. सी टैक्स इवेजन और टैक्स अवॉइडेंस. टैक्स इवेजन इज इलीगल मेथड में जो टैक्स नहीं देते हैं, ठीक है, दैट इज टैक्स इवेजन. टैक्स अवॉइडेंस इज जो गवर्नमेंट का जो टैक्स लॉज है उसका जो डिफरेंट क्लॉज यूज़ करके टैक्स कम करना इज टैक्स अवॉइडेंस. सो द fourth option D, that is the right answer for this question. Then we will come to question number 10. Question number 10 is which one of the following is likely to be the most inflationary in its effects? See, after this COVID first wave and second wave, inflation has been in a uptrend. Okay, so इसीलिए ये बहुत बार इन्फ्लेशन न्यूज़ में रहा है
इसीलिए तो ये क्वेश्चन पूछा गया है मोस्टली। तो ये बोल रहा है कि मोस्ट इन्फ्लेशनरी, ये जो चारों स्टेप दिया गया है इसमें से इन्फ्लेशन किस में ज़्यादा बढ़ेगा? रिपेमेंट ऑफ पब्लिक डेब्ट, borrowing from the public to finance a budget deficit, borrowing from the banks to finance a budget deficit, creation of new money to finance a budget deficit. It's a known answer, the option D. Option D is creation of new money. New money देखिए उसमें इसमें देखेंगे तो बाकी सभी ऑप्शन जो है borrowing from public to फाइनेंस है बजट डेफिसिट, सब में क्या है ना, टोटल लिक्विडिटी इन द सिस्टम रिमेंस कांस्टेंट, क्योंकि एक इंस्टीट्यूशन ने बोरो करके दूसरा इंस्टीट्यूशन को दिए या दूसरा काम में लगाए। बट क्रिएशन ऑफ न्यू मनी मतलब जो टोटल लिक्विडिटी था उसमें और कुछ मनी फिर ऐड हो गया। जब मनी फ्लो बढ़ जाता है तब इन्फ्लेशन और भी बढ़ जाता है, तो इसीलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देन कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 11, द मनी मल्टीप्लायर in an economy increases with which one of the following? Money multiplier means कि the effect of monetary transactions or the effect of money कहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। इंक्रीज इन कैश रिजर्व रेशियो इन द बैंक्स, कैश रिजर्व रेशियो जब बढ़ता है उसमें बढ़ता है क्या? सेकंड ऑप्शन है इंक्रीज इन द स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो इन द बैंक्स। देखो इसमें क्या होता है ना, जब कैश रिजर्व रेशियो या एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एसएलआर या सीआरआर जब बढ़ जाता है, बैंक्स के पास लोन देने के लिए पैसा कम हो जाता है, ठीक है। इसलिए ये मनी सर्कुलेट ज़्यादा नहीं होगा, तो मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट कम हो जाएगा। इंक्रीज इन द बैंकिंग हैबिट ऑफ द पीपल, दैट इज पार्ट ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। सो मोस्टली द ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस। इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, नॉट नेसेसरीली पॉपुलेशन बहुत हो गया बोल किसी के पास बैंक अकाउंट नहीं होगा, बैंकिंग ट्रांजैक्शन नहीं होगा, तो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। ओके, देन कमिंग टू क्वेश्चन 12, विथ रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी डिमांड पुल इन्फ्लेशन कैन बी कॉज्ड और इंक्रीज्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। देखो डिमांड पुल मतलब जब डिमांड बढ़ जाता है एक किसी प्रोडक्ट का तो उसका प्राइस बढ़ जाता है, दैट इज नोन एज डिमांड पुल। अनदर इज कॉस्ट पुश, जिसका एक प्राइस को सॉरी एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो इनपुट कॉस्ट जब बढ़ जाता है दैट इज नोन एज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन में इसमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम देखेंगे कि इन्फ्लेशन डिमांड पुल इन्फ्लेशन कब बढ़ता है, ठीक है। इसमें एलिमिनेशन यूज कर सकते हैं, बाकी तो सब मतलब वी कैन अंडरस्टैंड कि जैसे एक्सपेंशनरी पॉलिसीज, लोगों के पास बहुत पैसा होगा। एक्सपेंशनरी पॉलिसीज मतलब आरबीआई विल रिड्यूस द रेपो रेट, उसका मतलब क्या हुआ कि बैंक को इजीली पैसा मिल जाएगा, तो इजीली वो लोन देंगे, लोन का रेट भी कम हो जाएगा, तो लोगों के पास बहुत पैसा होगा तो डिमांड बढ़ जाएगा। लोगों के पास जब पैसा वो खर्चा करेगा तो डिमांड बढ़ेगा, तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा फिर। तो ऑप्शन 1 जो है उसके लिए बढ़ेगा। फिजिकल स्टिमुलस कब होता है? जो गवर्नमेंट जब कुछ टैक्स रिबेट देता है या कुछ एक्सपेंडिचर बढ़ाने के लिए कुछ पैसा फिर सिस्टम में डालता है, तो उसको फिजिकल स्टिमुलस बोलते हैं। वहाँ भी डिमांड पुल इन्फ्लेशन बढ़ता है क्योंकि मनी विल बी इन द हैंड ऑफ पीपल। इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग वेजेस, इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग वेजेस और नॉट नेसेसरीली इन्फ्लेशन बढ़ेगा क्योंकि वो इंडेक्सिंग हो गया, मतलब द वेज इज एडजस्टेड एलोंग विद द इन्फ्लेशन। जितना इन्फ्लेशन बढ़ा है उतना आपका वेज बढ़ा है, तो नॉन नेसेसरीली कि आपका कंजप्शन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो वो तो इन्फ्लेशन को नहीं बढ़ाएगा, इट विल नॉट रिजल्ट इन इन्फ्लेशन। एंड हायर परचेजिंग पावर, जब लोगों का परचेजिंग पावर बढ़ जाता है तब वो ज़्यादा खर्चा करते हैं। परचेजिंग पावर बढ़ जाता है मतलब उनका जब इनकम बहुत बढ़ जाता है। ओके, और जैसे कि जो 5th पॉइंट है जो राइजिंग इंटरेस्ट रेट, जब इंटरेस्ट रेट मतलब रेपो रेट जब बढ़ जाता है तब उसके थ्रू में भी डिमांड पुल इन्फ्लेशन नहीं बढ़ता है, दैट इज राइजिंग इंटरेस्ट रेट इज टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। तो ऐसे भी मतलब जो ऑप्शन नंबर 5 है उसको मतलब वी आर ऑल क्लियर कि उसको यूज़ करके और डिमांड पुल इन्फ्लेशन को हम बंद कर सकते हैं। तो इफ़ विल एलिमिनेट ऑप्शन 5 वी कैन गेट द actual answer. See, option 5 is present in B, C, D. If we can if see option 5 is wrong, so B, C, D will not be the right answer. The right answer will be A. Okay. Then coming to next question. Question number 13. Question number 13 जो है एक करंट न्यूज़ रिलेटेड है। जो न्यूज़ क्या था कि आरबीआई ने जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को डायरेक्टली रिटेल इन्वेस्टर को सेल करने के लिए
स्टेप्स लिया था और ऑलरेडी सेल किया है, ठीक है। इसीलिए आई थिंक अप्रैल और मई में इस साल का, तो इसीलिए दिस क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड, ओके। तो इसमें देखते हैं कि जो इफ़ यू नो, इसमें भी एलिमिनेट कर सकते हैं, जैसे कि अभी बुल मार्केट चल रहा है स्टॉक मार्केट में। जो लोग स्टॉक मार्केट में स्पेशली इन्वेस्ट करते हैं उन लोगों को सब पता होगा कि CDSL जो है स्पेशली डिपॉजिटरी का जो सब रखता है, सब डीमार्ट का अकाउंट का जो शेयर का डिपॉजिटरी है, वो क्या है ना, उसको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड सम प्राइवेट बैंक्स वो मिलके किए हैं, नॉट RBI। तो ये भी आप जब न्यूज़ पढ़ते हैं ना, जब रिसर्च करते हैं सब वेरियस कीवर्ड्स के ऊपर, इसको आप जब देखे होंगे तो CDSL इज़ नॉट बाई RBI, ठीक है। तो वो ऑप्शन ऑलरेडी रॉन्ग है, तो इसको छोड़ के ऑप्शन 1 और 2 है। तो आप पहले अभी देख लेते हैं कि ऑप्शन 3 जहाँ है काट सकते हैं, रॉन्ग है, और ऑप्शन 1 और 2 इज करेक्ट, ओके। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन B। देन विल गो टू क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 जो है एक वाटर क्रेडिट रिलेटेड है, एंड इसका जो ऑप्शंस दिया गया है ये रैंडम क्वेश्चन जैसा है। आई डोंट थिंक ये कुछ करंट अफेयर्स रिलेटेड है, ठीक है। और बेसिकली वाटर क्रेडिट एक NGO है, वो ये वाटर क्रेडिट यूज किया, जैसे कि वो माइक्रो फाइनेंस यूज करके लोगों को कि इजीली जैसे वाटर कनेक्टिविटी, पानी, ये सभी दे सकता है। ये बहुत कंट्रीज में है, वाटर क्रेडिट का संस्थाएं हैं और वहाँ लोगों को पानी पहुँचने के लिए काम कर रहे हैं। कैसे? माइक्रो फाइनेंस, छोटा छोटा लोन देकर। तो ऑप्शन जो 2 है उसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या वर्ल्ड बैंक ऐसा कुछ नहीं है, तो ऑप्शन 2 इज़ रॉन्ग। सो उसको छोड़ के ऑप्शन 1 और 3 जो जहाँ है ऑप्शन C में है तो करेक्ट है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 द आंसर विल बी C। देन विल गो टू क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 जो है ये भी न्यूज़ में रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल जो लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, जब येस बैंक का क्राइसिस हुआ था लास्ट ईयर, RBI एक्टेड एज ए लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट एंड गेव अराउंड 60,000 करोड़ टू येस बैंक, ठीक है। तो लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट क्या होता है कि जब कुछ बैंक्स का क्रेडिट पास पैसा ख़त्म हो जाता है या कुछ क्राइसिस होता है, they can take money from RBI. That's why RBI is called as lender of last resort. तो इसमें only RBI lends to the banks. तो option 2 is correct. So for question number 15, the right answer will be option B. Okay. So these 15 questions were there in economics. So almost 15 से मुझे लग रहा है कि अराउंड 12 क्वेश्चन जो करंट अफेयर्स रिलेटेड था, और ये 12 क्वेश्चन ऑलमोस्ट 15 से आप लोग आराम से 10 क्वेश्चन कर पाएंगे। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। आप क्वेश्चन न्यूज़पेपर्स रेगुलरली पढ़ रहे हैं तो एनी न्यूज़पेपर, द हिंदू या द इंडियन एक्सप्रेस, एनी न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे हैं तो, और आप उसका कीवर्ड को रिसर्च कर रहे हैं तो you can easily answer these questions. So I feel these questions are of moderate standard, barring 2-3 questions. The rest questions of economic section are moderate standard. You can attend 10 out of these 15 questions easily. Okay, so इसके बाद मैं I will come up with the videos of the other questions of today's GS paper. Thank you. Keep viewing my channel. Please like, subscribe to my channel. Thank you all.